नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल न्यूज़ एसआईटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस मुक्त भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा। अब क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करा पाएगी? राहुल गांधी ने एक बात कही, मुंबई में जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है, आज दूसरा और आखिरी दिन था। साझा बयान की भी मैं बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात बहुत ज़ोरदार कही कि अंग्रेज आए और वो भी भारत को कांग्रेस से मुक्त कराना चाहते थे, अंग्रेज नहीं करा पाए तो फिर मोदी साहब क्या कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? बहरहाल एक और बात मैं कहूँगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वो प्रधानमंत्री बाद में बने, लेकिन अगर आप 2013-12 में उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी देखें तो उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही ऑफेंसिव थी, बहुत ही अग्रेसिव थी। लेकिन आज आप प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, स्ट्रेटजी बहुत बदल गई। राष्ट्रवाद को लेकर जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो भी बहुत अंतर नज़र आता है। कैसे आपको दोनों पक्ष सुनने चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत और बीजेपी का आज का जो स्टैंड है उसके बीच में बहुत बड़ी शिफ्ट हुई है, ज़मीन शिफ्ट हुई है, चुनावी ज़मीन शिफ्ट हुई है। आज इंडिया अलायंस, राहुल गांधी ने भी कहा कि मुंबई में जो 27-28 पार्टियां बैठी हैं इंडिया अलायंस के बैनर के तले, वो भारत की 60% वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है और ये सब एक हो गए हैं। अब इनको हराना बहुत मुश्किल है और ये मिलके बीजेपी को हरा देंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अग्रेसिव और ऑफेंसिव थी, लेकिन आज बीजेपी जो है वो डिफेंसिव मोड में नज़र आती है और कुछ फ्रंट्स पे वो ऑफेंसिव डिफेंस का इस्तेमाल करती है। और ये मुद्दे ख़ास करके 2-3 बड़े हैं। एक है अडानी का मुद्दा, एक है चीनी घुसपैठ का मुद्दा। ऐसे मुद्दे काफ़ी बड़े हैं जो राहुल गांधी ने पकड़ लिए हैं और कस के पकड़ लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष बिखरा नज़र आता था, बहुत स्पार्स था, टूटा सा नज़र आता था, और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ तो हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे कोई और नेता। लेकिन आज लालू जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम इस अलायंस को जिताने के लिए हम सीट शेयरिंग करेंगे, और सीट शेयरिंग ऐसी कि अगर नुकसान भी उठाना पड़े तो भी हम अपना नुकसान उठाते हुए इस अलायंस को जिताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी, आज वो कैसे डिफेंसिव हो गई। तो अडानी के मुद्दे पे बीजेपी आज बहुत डिफेंसिव नज़र आती है। और ख़ास करके जब राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनता की जेब से पैसा निकाल के वो देश के कुछ पूंजीपतियों को, अडानी को दे रहे हैं, तो इसके जवाब में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने, उनके वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, बल्कि वो तो करोड़ों, 50 करोड़ खाते खुल गए और उसमें करोड़ों रुपए, वो फिगर भी दी उन्होंने कि वो पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में गया है। तो यहाँ पे काउंटर करना पड़ रहा है। चीन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वो पेंगोंग सो गए,
वहाँ लद्दाखियों ने कहा, बताया उन्हें, उसी जगह के ठीक सामने जहाँ चीनी लोग घुसपैठ करके बैठे हैं, कि चीन ने ज़मीन ले ली है। चरवाहे अपनी जगह पे जहाँ जाते थे वहाँ जा नहीं पाते, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसा नहीं। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि कोई नहीं घुसा, जबकि हकीकत ये है कि चीन ने हमारी बहुत बड़ी ज़मीन ले ली है। अब रविशंकर प्रसाद ने जवाबी हमला किया, तो ये अटैक नहीं, ये काउंटर अटैक बड़ा डिफेंसिव है जो रविशंकर प्रसाद और बीजेपी का है। ये ऑफेंसिव डिफेंस हो सकती है, लेकिन वो डिफेंस ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी प्रेजेंट की बात करते हैं, रविशंकर प्रसाद पीछे इतिहास की बात करते हैं। लेकिन इतिहास के झरोखे में अगर झांकें तो उस समय के हालात कुछ और रहे होंगे, उनको वर्तमान परिस्थिति से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर अपने नाना की तरफ देखें वो, तो उन्होंने पूरे ख़ानदान का नाम ले लिया, नाना जी, दादी जी, पिताजी, सबका रविशंकर प्रसाद ने नाम ले लिया और बहुत ही आक्रामक अंदाज में कहा कि वो ज़मीन तो चीन ने ले ली। फिगर भी दी उन्होंने, 4050 किलोमीटर, पता नहीं कितना। राहुल गांधी भी लगभग इतनी ज़मीन की बात कर रहे हैं कि जो अभी हालिया अप्रैल 2020 से पहले के हालात थे और वो बदले, तो इतनी ज़मीन चली गई। कितनी गई कितनी नहीं गई ये तो बात की बात है। लेकिन जब भी राहुल गांधी चीनी घुसपैठ की बात करते हैं तो रविशंकर प्रसाद और बीजेपी कहती है कि आप सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं। गलवान वैली पे हमारी सेना ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए। तो अब ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि आप सेना को बीच में क्यों ले आते हैं। भाई सेना को तो आप आदेश देते हैं, वो तो ये हिंदुस्तान है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। सेना का राज तो चलता नहीं पाकिस्तान की तरह। सेना तो आपके आदेशों पे काम करती है। अगर आप कह देंगे कि चीन के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो कहेंगे शांत बैठ जाओ तो शांत बैठ जाएंगे। तो वो तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में हमारी सेना की यही तो खूबी है। कितने आर्म्स दिए, आप कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी के बयान सबने सुने कि बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है चीन के मुकाबले में, तो हम उनसे युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। तो इतिहास में जाइए और देखिए कि कैसे छोटे देशों ने, और इतिहास में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चीन वियतनाम को छोड़, अमेरिका वियतनाम को छोड़ दीजिए, आप अभी इतिहास की बात छोड़िए, अभी प्रेजेंट में देखिए कैसे यूक्रेन, रशिया इतना बड़ा स्टेट है, उसको टक्कर दे रहा है एक छोटा सा देश, सिर्फ अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि आपके एंटनी साहब ने तो कहा कि अगर हम ये रोड बनाएंगे तो चीनी इस्तेमाल कर लेंगे, या हम उनके बेनिफिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना चाहते हैं। तो और उन्होंने ये गुजारिश भी की कि सभी टीवी चैनल ये बयान चलाएं। तो अब तथाकथित तौर पे जो एक सेक्शन कहते हैं, हालांकि मैं इस बात में यकीन नहीं करता हूँ कि गोदी मीडिया वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि गोदी मीडिया आज ज़रूर चलाएगा वो स्टेटमेंट एंटनी का निकाल के। तो अभी कितना डेवलपमेंट हुआ, अगर यथास्थिति देखें तो क्या बॉर्डर पे सभी जगह रोड्स बन गई हैं? क्या रोड्स बिल्कुल पास में हैं और क्या उस लेवल की हैं जो चीन ने बनाई हैं, और क्या उस जगह हैं उसके बहुत करीब हैं जहाँ चीन ने बनाई? तो ये तो एक वाइट पेपर लाना पड़ेगा। मैं तो सवाल ही उठा सकता हूँ, तो सरकार को वाइट पेपर लेके आना चाहिए कि क्या हमारी अब ये स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और क्या हमारी चीनियों के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो हमारी प्रेजेंस कितनी है, हमारे फायर पावर कितनी है, हम कहाँ चीन के मुकाबले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आते हैं, कहाँ हम LAC में स्टैंड करते हैं। तो ये तो वाइट पेपर सरकार को लेके आना चाहिए। बहरहाल चीन को लेके राहुल गांधी ने बुरी तरह नरेंद्र मोदी को घेर लिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का जो बयान था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा, या जो भी बयान था आप जानते हैं, जो उन्होंने चीनी घुसपैठ के बाद में दिया, जिस पे बहुत किरकिरी हुई। सेना के रिटायर्ड जनरल्स तक ने सवाल उठाए। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में सहमत नहीं है प्रधानमंत्री के उस बयान से। राहुल गांधी
जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखता है वो वर्ग। तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलती है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार को सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अब यहाँ पे जब भी राहुल गांधी चीन का सवाल उठाते हैं तो बीजेपी राहुल गांधी को ही सस्पिशियस नज़र से देखती है और इस तरह का इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश करती है कि अरे आपके तो संबंध सीधे चीनियों से हैं, आप तो चाइनीज़ स्टूज हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, आप तो चीनी फंडिंग ले रहे हैं, आपसे जुड़े हुए लोग चीनी फंडिंग ले रहे हैं। तो ये बीजेपी की काउंटर स्ट्रेटजी है, ये ऑफेंसिव डिफेंस जिसे मैं कह रहा हूँ। बीजेपी ऑफेंसिव डिफेंस में आ गई है। जो सिर्फ ऑफेंसिव बातें करती थी आज वो ऑफेंसिव डिफेंस में आ गई है, लेकिन डिफेंस बहुत ज़्यादा है। अपने आप को शील्ड करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। चाइना ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल करेंसी बन जाएगा, और ख़ास करके जब G20 की बैठक होने वाली है। अभी तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मना कर दिया G20 में आने से। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, और भी लोग हैं। तो अब ऐसे में चीनी घुसपैठ का मामला और तूल पकड़ेगा। कम से कम जो बात कह रहे हैं ब्रिक्स में, जब बात हुई साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, कि जो भी ब्रीफ बायलैटरल मीटिंग हुई, अनौपचारिक या औपचारिक जो भी है, कि भाई दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों तैयार हो गए हैं कि भाई हाँ, एक सहमति बन गई है कि अपने अपने जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको कहें कि भाई डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की प्रक्रिया में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाएं, थोड़ा फास्ट करें उसको। पर उसके बाद ज़मीन पे तो कोई हकीकत में अभी तक कुछ हुआ नहीं। इतने दिन गुजर गए, प्रधानमंत्री जी ग्रीस के बाद में इसरो से लेके सारा हिंदुस्तान में अभी आके कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई डेवलपमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा ज़मीन पे, कोई डीएस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। तो अब ऐसे में बड़ा आसान है किसी भी सरकार के लिए अपना पल्लू झाड़ लेना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइंड तो है नहीं। पहले क्या होता था, पहले चीनी आते थे, ट्रांसग्रेशन करते थे, और हमारी जब इंडियन आर्मी के ट्रूप्स जब उनको ऑब्जेक्ट करते थे तो वो वापस चले जाते थे, या कई बार वो हिंदुस्तान की टेरिटरी में 10 दिन 15 दिन महीना भर रहे और वो वापस चले गए। लेकिन वो बफर जोन जो था वो वहीं स्टेबल था, वो लाइन जिसे जो लाइन ऑफ परसेप्शन थी वो स्टेबल थी। लेकिन अभी जो हालात क्या हैं, जो सब मीडिया में आ रहा है, जो सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो सभी लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े जर्नल्स भी कह रहे हैं, जो कि बीजेपी से बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी जो नैरेटिव है, जो सरकार का नैरेटिव है उससे बहुत डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी वो अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि चीनी बहुत बफर जोन क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में बहुत अंदर तक आ गए हैं, और वो बफर जोन इंडिया में खिसक गया है। तो अब चूँकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई लाइन तो है नहीं, क्योंकि चीन तो कभी मानता नहीं, ना मैकमोहन लाइन मानता है ना, लेकिन ये तो वो लाइन थी जो एक इमेजिनरी लाइन जो मानते थे कि भाई ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, और ये हमारी दीवार है बीच में। लेकिन वो दीवार अब खिसक के हम मेरे घर की तरफ आ गई है। तो अब ये तो मेरा है कि मैं मानूँ नहीं मानूँ कि यार तूने मेरा घर आधा ले लिया, तूने जगह ले ली मेरी, अब बता मैं, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं जी, क्योंकि वो सामने वाला बड़ा तगड़ा है, हमें लगता है हम लड़ नहीं पा रहे। तो ये ऐसी स्थिति की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटजी हो गई है, ख़ास करके अडानी को लेके जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म करते रहे हैं, अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बार बार सवाल उठाया, कल भी उन्होंने सवाल उठाया मुंबई में फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन की जो रिपोर्ट छपी OCCRP के नए डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हैं उन्होंने, जो दिए हैं इन न्यूज़पेपर्स को, उसके आधार पे कि कैसे 2 लोग जो थे, एक चिंगचांग लिंग जो कि राहुल गांधी कह रहे हैं चीनी नेशनल है, हालांकि कुछ मीडिया उसको ताइवानीज़ नेशनल बता रहा है, और दूसरा जो नासिर अली शवान अली जो है, ये दोनों विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, विदेश में मॉरिशस की कंपनी बना के कैसे वो हिंदुस्तान का पैसा वहाँ ले जा रहे हैं और शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद अडानी की कंपनियों में, और शेयर की जो प्राइस हैं उसमें इन्फ्लेशन कर रहे हैं, मुद्रास्फीति कर रहे हैं, आर्टिफिशियली शेयर प्राइस को बढ़ा रहे हैं, और उससे लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा अडानी को हो रहा है, और जिसकी बदौलत उस पैसे से वो पोर्ट ख़रीद रहे हैं, एयरपोर्ट ख़रीद रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया। और वो पूछा कि वो लाखों करोड़ रुपए किसका है,
ये पैसा अडानी का है या किसी और का है? क्या राहुल गांधी का इशारा चीन की तरफ है? हालांकि कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये सवाल मेरे मन में भी है कि भाई आखिर राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं कि वो पैसा, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं। तो यहाँ पे अब रविशंकर प्रसाद ने इसीलिए उन पे अटैक किया और लालू यादव पे भी अटैक किया। पूरे नव जल गगन वायु जो भी 2G से लेके, कोल स्कैम से लेके, सबमरीन स्कैम से लेके, रविशंकर प्रसाद ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ गिना दिया। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो ये एक बहुत बड़ा 1-to-1 होने वाला है, यहाँ पे अब क्या करेगी? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक स्पेशल सेशन बुला लिया है। भाई आर्टिकल 85 है, अनुच्छेद 85 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि आप सरकार हैं, आप बुला सकते हैं एक स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुला सकते हैं संसद का। तो उसमें आप अपनी जो विधायिका के जो भी कार्य बाकी रह गए हैं उसको आप पूरा कर लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस पर बिल ला सकते हैं। इस पर विपक्ष जो है वो बहुत बड़ा बवाल करेगा, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, बहुत सारी राज्य सरकारें तैयार नहीं होंगी। और अभी तो कर्नाटक में इलेक्शन हुए हैं, तो उसको छोड़ के अभी लोकसभा के इलेक्शन के साथ फिर से इलेक्शन हो जाएं। 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं जल्दी कहीं बाद में। तो ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। स्टेट्स के राइट्स हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इस पर विपक्ष जब बवाल करेगा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सारी एजेंसियाँ हैं। तो मुझे ऐसा अंदेशा है कि ज़रूर अगर ये सरकार बहुत ऑफेंसिव होना चाहेगी तो लीडर्स को जेल भेजने का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट होंगे तो प्रोटेस्ट जब होते हैं तो फिर सब पुलिस और बाकी एजेंसियां आपको सामने आ जाती हैं और जो विपक्ष है वो जेल जा सकता है। और फिर उनकी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, जो अपनी वो माइट दिखा सकते थे, वो नहीं दिखा पाएंगे और यहाँ पे सरकार को एक माइलेज मिल सकता है। ये मेरा कयास है, मैं जानता नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकारें ऐसा ही करती हैं। ये सत्ता का खेल है। बहरहाल आप मेरे साथ अभी तक बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे को सहयोग करते रहिएगा, देखते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।